जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उसके द्वारा निकाली गई वेरियस डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं उनकी। और देखिए, ये जो नोटिफिकेशन ये कल ही अक्टूबर 4 2022 को नोटिफाई किया गया है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज द्वारा। आप देखिए, ये एडवर्टीजमेंट जो है बिल्कुल जाकिर हुसैन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज .in पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए, वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग भी एस्पायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो इसको कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस टाइप की पोस्ट रेगुलर है या गेस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी एपीआई स्कोर के बारे में हम बात करेंगे और भी जो डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं उन सभी के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलर पोस्ट है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर पोस्ट है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पे स्केल पे लिया जाता है, इवन ऑल इंडिया पे स्केल पे जो लिया जाता है लेवल 10 पे, उसी की पोस्ट है। सेवेंथ जो सेंट्रल पे कमीशन है उससे रिगार्डिंग लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप www.zakirhusain.delhicollege.ac.in पे या साथ में du.ac.in पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्ट हैं। तो एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो एस्पायर करते हैं मास्टर्स और नेट क्वालिफाई करने के बाद में कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगे। अरेबिक में देखिए 3 पोस्ट है, बंगाली में कोई पोस्ट नहीं है। सॉरी, बंगाली में 3 पोस्ट है। कैटेगरी में देखिए, एससी में 2 है और एसटी में 1 है। अरेबिक में 3 पोस्ट नहीं है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल जो है 4 पोस्ट है अरेबिक में। बंगाली में 3 पोस्ट है और बॉटनी में 6 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री में 10 पोस्ट है। केमिस्ट्री में अच्छी पोस्ट जो है दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी है 10। इसके बाद में देखिए, कॉमर्स में 9 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 3 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश में 8 पोस्ट हैं और इसके बाद में देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज में 3 पोस्ट है, हिंदी में 6 पोस्ट है, हिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई हैं, 12 पोस्ट हैं। पर्शियन में 3 पोस्ट हैं, फिलोसफी में 4 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 3 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 6 और संस्कृत में 3 पोस्टें हैं, उर्दू में 5 है और जूलॉजी में 7 पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे नंबर्स ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आप वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे, अपने कैटेगरी के बेसिस पे पोस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहले 2 तरीके से आपकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक तो आपके पास में मास्टर्स होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और उस मास्टर्स में भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी के लिए ये जो है 5% का रिलैक्सेशन है, 50% मार्क्स भी होंगे मास्टर्स में, तो उनका जो है आप उनको फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद में 55% मार्क्स देखिए किस किस में होने चाहिए, क्या उसी सब्जेक्ट में होने चाहिए? नहीं। इसके अलावा किस में हो सकते हैं? जो कंसर्न सब्जेक्ट है या कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप फिल करना चाहते हैं, एलाइड सब्जेक्ट है, तो उसमें आप फिल कर सकते हैं। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है, देखिए इसी के साथ है, मास्टर्स प्लस नेट होना चाहिए। तो इसमें आप नेट क्वालिफाई होनी चाहिए जो यूजीसी द्वारा या सीएसआईआर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सेकंड जो क्राइटेरिया वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीएचडी की हुई है फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो देखिए उनके लिए जो है ये मास्टर्स और नेट वाली जो कंडीशन है वो ना होते हुए जो दूसरी कंडीशन है, पीएचडी अगर उनके पास में है, उन्होंने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है और टॉप 500 में आती है, किस लिस्ट में? या तो टीएचई की लिस्ट हो या क्यूएस लिस्ट हो, क्वैकरली साइमंड्स जो लिस्ट निकलती है, टीएचई लिस्ट हो या एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हो या संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी की लिस्ट हो, इसके बेसिस पे भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए जो क्राइटेरिया रहेगा, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। और ये चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे भी क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है ये, और ये ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट है और सिलेक्टेड बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्टेड कमेटी। तो देखिए सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा
55% मार्क्स का क्राइटेरिया ये आपको मैंने बता ही दिया है। 5% का रिलैक्सेशन रहेगा किस किस के लिए, SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWBD में आते हैं, और इसमें विजुअल इंपेयरमेंट और ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये जो भी इस कोटे को या इस रिजर्वेशन को यूज करते हैं उनको ये सारी चीजें पता ही होती हैं, इसलिए मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा। और 5% का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जिन्होंने पीएचडी की है, सॉरी जिन्होंने, उन पीएचडी होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है 19 सितंबर 1991 से पहले। तो देखिए अगर उन्होंने मास्टर्स की है 19 सितंबर 1991 से पहले तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग मास्टर्स उन्होंने उस टाइम पे कर लिया लेकिन पीएचडी काफी बाद में की है, वो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये रेलिवेंट रहेगा। इसके बाद में एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमफिल या पीएचडी के टाइम पे जो भी आपने टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस किया है वो क्या नहीं होगा, शेल नॉट बी कंसिडर्ड, वो टीचिंग एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे आप करते हैं और इसके साथ में आपने मान लीजिए एडहॉक या गेस्ट वगैरह पढ़ाया हुआ है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। गेस्ट का तो वैसे भी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है, जो परमानेंट जॉब्स होती है, एडहॉक का काउंट होगा ड्यू में। इसके बाद में और क्या चीज है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए फॉर टीचिंग पोस्ट इन कॉलेज शैल बी डिटरमाइंड बाय स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में क्या होगा कि एक जो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे और जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे उनका एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में उनको कितने लोग बुलाने हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में 4 पोस्ट है और 3 का रेशियो बुलाना है उनको, एक पोस्ट पे 3 का रेशियो, तो 12 लोग बुलाएंगे, लेकिन लोग हो रहे हैं 20, तो वो शुरू के जो टॉप 12 होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल जो है ये नहीं कह सकते कि मेरे जो है 50% से ऊपर है। अभी मैं एपीआई स्कोर के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एपीआई स्कोर आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एपीआई स्कोर मेरा 50% से ज्यादा है और मुझे इंटरव्यू में कॉल नहीं किया गया। तो स्क्रीनिंग जो कमेटी होती है, स्क्रीनिंग जो होगा आपकी एप्लीकेशन का, वो अपने हिसाब से बुलाएंगे। इसके बाद में देखिए और चीजें इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मैं आपको फीस बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए एपीआई स्कोर का है, तो एपीआई स्कोर 100 स्केल पॉइंट का होता है और 100 स्केल पॉइंट पे आपको जज किया जाता है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। ग्रेजुएशन का रोल रहता है इसमें एपीआई स्कोर में। आपके देखिए 80 एंड अबव है तो 21 मार्क्स मिलेंगे, 60% से 80 है तो 19। ये आप पढ़ लेंगे इसको आराम से जो है वीडियो को पॉज करके, ये मैं पहले जितने भी नोटिफिकेशंस निकलते हैं उनमें बता चुका हूँ तो इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेजुएशन में आप देख लेंगे 80% से ऊपर है तो 21 मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से ऊपर है तो 25 मार्क्स मिलेंगे, एमफिल एमटेक एलएलएम एमएड इक्विवेलेंट को 60% से ऊपर है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। इफ यू आर स्कोरिंग 55 to 60% then you will be getting 5 marks for this MPhil MTech LLM MAd और equivalent। for PhD you will get maximum of 25 marks, तो 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। इफ यू हैव क्लियर्ड नेट विद जेआरएफ देन यू विल गेट 10 मार्क्स एंड फॉर नेट ओनली, नेट सिर्फ नेट के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, और वो रिसर्च पब्लिकेशन आपकी पीयर रिव्यूड होनी चाहिए या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में जो है पब्लिश होनी चाहिए। तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक पब्लिकेशन के लिए, तो इसलिए आपको अगर 6 मार्क्स पूरे लेने हैं तो आपकी 3 पब्लिकेशंस होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए टीचिंग पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स होने चाहिए, आप 2 मार्क्स मिलेंगे आपको 1 साल के लिए। तो अगर आपने पोस्ट डॉक की हुई है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने टीचिंग की है और आपको 10 मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको 5 साल के लिए पढ़ाने का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अवार्ड लिस्ट में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इंटरनेशनल नेशनल कोई भी अवार्ड प्राप्त किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए यूएनईपी ने ही आपको जो है अवार्ड दिया हुआ है, कोई यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने आपको कोई अवार्ड दिया गया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको कोई अवार्ड दिया है, या स्पोर्ट्स में आप हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस rendered on temporary ad hoc contractual postdoctoral basis shall be considered into account only if the candidate is drawing salary consolidated may not less than minimum basic pay prescribed by UGC। तो देखिए अगर जो लोग भी टेम्परेरी एड हॉक पे पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी उतनी होनी चाहिए जो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, तभी उनको उसका फायदा मिल पाएगा। ये देखिए जो 100 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से बनता है, एमफिल एमटेक एलएलएम एमएड के लिए मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो देखिए ये अगर आपने एमफिल या पीएचडी दोनों की हुई है तो यहाँ पे देखिए पीएचडी इन्होंने छोड़ा हुआ है, पीएचडी अगर आपने की हुई है तो आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपने नेट जेआरएफ किया हुआ है तो 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। अवार्ड्स की लिस्ट में आपको 3 मार्क्स ही मैक्सिमम मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके 84 मार्क्स 84 मार्क्स आपको एकेडमिक स्कोर के लिए मिलेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स, टीचिंग के लिए 10, इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। देखिए अब देखिए जो शॉर्ट लिस्टिंग या स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि
प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज जो रहेगा वो चेयरपर्सन रहेगा। हालांकि ये काम करते नहीं है, एक तरीके से ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से दिखाने के लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज चेयरपर्सन रहता है। अगर कोई मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो प्रिंसिपल ही इसको सॉल्व करेगा, ये कहने का मतलब है एक तरीके से। टू टीचर्स ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो देखिए जो रेलिवेंट सब्जेक्ट रहेगा दो टीचर रहेंगे, और एक टीचर फ्रॉम रिलेटेड डिपार्टमेंट, एक टीचर रहेगा डिपार्टमेंट में से। एकेडमिशियन रहेगा एक SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसिपल द्वारा। अब देखिए इसमें सिलेक्शन बेसिकली जो डिसीजन माना जाएगा 3 पर्सन्स का होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक पर्सन तो प्रिंसिपल हो गए, 2 और 3, और इनमें से 4 लोग 5 लोग हो जाएंगे ये, क्योंकि एक प्रिंसिपल हो गया, 2 टीचर्स और 3 हो गए, और एक 4 जो है रिलेटेड डिपार्टमेंट से हो गया, और एक 5वां जो रहेगा OBC ST माइनॉरिटी से। तो इसमें से जो डिसीजन रहेगा मेजोरिटी, वो आपको पता ही है 3 रहेगी मेजोरिटी, तो इसलिए 3 पर्सन्स का कोरम बनेगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग कमेटी एक लिस्ट बनाएगी, जो मैंने आपको बता दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स टू द लोअर मार्क्स, और उसमें से 50 मार्क्स जिसके रहेंगे, 50 मार्क्स तक जिनके रहेंगे, मतलब 50 से ऊपर, 50 से कम नहीं होने चाहिए, उनको बुलाया जाने की संभावना रहेगी। और फिर उसमें जो रूल मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए 12 लोग बुलाने हैं, लेकिन आपके 50 जो है आपके मार्क्स हैं, तो फिर भी आपको नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि 70 पे ही उनके जो एप्लीकेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हो। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 5% का जो रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD को मिलेगा। और इसके बाद में देखिए और इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं लग रही है। एक बार फीस जो है इसकी 500 रुपए है, वो कहीं पे थी, तो फीस जो है वो आपको ये देख सकते हैं आप, UR OBC मतलब जनरल OBC EWS के लिए जो है 500 रुपए फीस है। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, तो वुमेन कैंडिडेट्स इसको आराम से भर सकती हैं। SC ST PWD कैटेगरी के लिए फीस है। इसके बाद में देखिए फीस जो है रिफंड नहीं होगी। और चीज इसमें क्या है, कोई TADA वगैरह नहीं मिलेगा। ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास में जो आप मान लीजिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो आपको TADA नहीं मिलेगा। और आप अगर कैंडिडेट अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये आपको लानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, और इसमें और कोई ऐसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप अगर और क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल या तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं या बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी जैसे अगर हैं किसी के मन में कि एक फैकल्टी पोजीशन से ज्यादा क्या भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। मैंडेटरी कंडीशंस क्या रहेंगी, तो जहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। फीस क्या रहेगी, तो 500 रुपए। ये सब इन्होंने जो है देखिए MCQs के जरिए जो है बताया हुआ है। बहुत अच्छी चीज इस कॉलेज की ये मुझे लगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने भी मास्टर्स और नेट किया हुआ है, और या PhD की हुई है कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, वो बिल्कुल इसको भर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि API स्कोर हमारा कम है इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सिलेक्शन कई बार हो जाता है, आपके लक के बेसिस पे भी होता है। आपकी बहुत सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं इंटरव्यू में, DO के हो या किसी भी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर का, या किसी भी इंटरव्यू में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल एक्सपीरियंस पर्पज से जाएं और एक होप लेके जाएं कि आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए DU जो है एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और उसमें से एक अच्छा कॉलेज माना जाता है जाकिर हुसैन। तो आपको वहां से अच्छे एक एक्सपीरियंस लेके आप आएंगे, या सिलेक्शन आप लेके आएंगे, आपका कुछ नहीं घटेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल फॉर्म को भरना कंसिडर करें। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, थैंक यू।